कक्षा 7 के सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों इससे पहले 10 वीडियोस आपने अगर नहीं देखे तो उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक। पहला, निम्नलिखित कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों यहाँ पर बहुत अच्छी ये कविता लिखी गई है और ये जो है समूह गान भी हो सकता है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। कोयल की कूक प्यारी पपीहे की टेर न्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर जो कविता दी गई है इसको आप लोग जो है इसको याद भी कर सकते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इससे संबंधित जो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं उनको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा, उपयुक्त कविता का उचित शीर्षक लिखिए। यहाँ पर जो उचित जो शीर्षक हो सकता है वो यही हो सकता है, हिंद देश के निवासी। ये इसका शीर्षक हो सकता है, इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है, कविता में आए हुए फूलों नदियों पक्षियों के नाम दिए गए स्थानों में लिखिए। यहाँ पर देखिए कुछ फूलों के नाम आपको लिखने हैं, कुछ नदियों के नाम लिखने हैं और पक्षियों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे अच्छा जो लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पर जो भी फूल हैं वो लिखे हुए हैं। देखिए बेला लिखा हुआ है, गुलाब जूही चंपा और चमेली। उसके बाद देखिए जो नदियाँ हैं उनके नाम लिखे हैं, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, ये नदियों के नाम हो गए। उसके बाद में जो यहाँ पर पक्षियों के नाम लिखे गए हैं उनमें से एक है कोयल और दूसरा है यहाँ पर पपीहा और उसके बाद तीसरा जो है वो है बुलबुल। तो 3 यहाँ पर जो है ये पक्षियों के नाम हैं। तो बच्चों आप लोग इनको इसमें से छांट कर अपने जो भी कार्यपत्रक आपकी कार्यपुस्तिका का है उसमें इसको भर सकते हैं। उसके बाद में जो तीसरा है, प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। तो बच्चों यहाँ पर संदेश के रूप में हमें यही लिखना है कि कवि का ये संदेश है कि जो भारत देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो किसी भी धर्म जाति के हों, वे सभी एक हैं। हालांकि उनका रंग रूप वेश भाषा अलग हो सकती है, वो इसी प्रकार अलग हो सकती है जैसे बेला है, गुलाब है, जूही चंपा चमेली सारे पुष्प हैं और सभी खुशबू देते हैं, लेकिन उनके नाम उनका रंग उनका जो डिज़ाइन है वो अलग अलग है। इसी प्रकार से कुछ नदियां हैं जो कि अलग अलग हैं लेकिन उनका जल सभी में एक ही जैसा होता है। उसके बाद में देखिए कोयल और पपीहा और तराना ये सभी जो हैं बहुत अच्छी आवाज़ निकालते हैं। तो यहीं पर इसका जो भाव होगा इसको आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। कवि के द्वारा यही संदेश दिया गया है कि हम भले ही अपने रंग रूप वेश भाषा में अलग हों लेकिन हमारा जो है उद्देश्य एक ही होना चाहिए। आपस में वसुधैव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए, हम सभी को मिलजुल कर प्रेम भाव से रहना चाहिए। यही संदेश यहाँ पर कहा गया है। आगे चलते हैं बच्चों। दूसरा जो कार्यपत्रक है देखिए इसमें लिखा हुआ है एक अनुच्छेद, श्रवण कुमार अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। श्रवण कुमार आपने नाम सुना होगा, ये अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे और उनके वृद्ध माता पिता की देख रेख नहीं कर सकते थे। हालांकि उनके जो माता पिता थे वो वृद्ध थे और वे अपनी देख रेख स्वयं नहीं कर सकते थे। श्रवण उनकी भली प्रकार देखभाल और सेवा करते थे। श्रवण कुमार ही अपने माता पिता की सेवा किया करता था। एक बार उनके माता पिता ने कहा, बेटा हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं परंतु क्या करें, देख नहीं सकते। उनके जो माता पिता थे वे देख नहीं सकते थे, अर्थात वे दिव्यांग थे, आँखों की रोशनी उनके पास नहीं थी, अतः स्वयं यात्रा करने में समर्थ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं स्वयं यात्रा नहीं कर सकता हूँ। श्रवण ने 2 टोकरियों में कांवर तैयार की, उसने 2 टोकरियाँ बनाई और उसमें कांवर तैयार की। उसमें एक ओर माता को बैठाया और दूसरी ओर पिता को बिठाया। कांवर उठाकर वह यात्रा पर चल दिए। इस प्रकार से यहाँ पर ये बहुत एक अच्छा संदेश है। अपने माता पिता की सेवा हर बेटे को बेटी को करनी चाहिए। उसके बाद में इसमें जो प्रश्न दिया गया है, श्रवण कुमार के माता पिता स्वयं यात्रा क्यों नहीं कर सकते थे। इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि वे नेत्रहीन थे, अर्थात उनके नेत्रों की जो रोशनी थी वे उनके पास नहीं थी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दूसरा प्रश्न, श्रवण कुमार अपने माता पिता को यात्रा पर ले जाने के लिए क्या उपाय किया। तो उसने यही प्रयास किया कि एक बहंगी बनाई और एक टोकरी बनाई, उसमें दोनों तरफ उनको बिठा करके यात्रा प्रारंभ की। तीसरा जो प्रश्न दिया गया, श्रवण कुमार के स्थान पर आप यदि होते तो क्या करते। तो यहाँ पर जो बच्चों ये व्यक्तिगत प्रश्न है, ये श्रवण कुमार के स्थान पर आप होते तो क्या करते, तो इसको आपको यहाँ पर लिखना है। तीसरा बच्चों जो कार्यपत्रक है बहुत ही अच्छा है। भारतवर्ष में अनेक महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन आदर्शों संपूर्ण मानवता के समक्ष
अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे राजा हरिश्चंद्र। बच्चों, राजा हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा। ये सत्यवादी थे। वे अपनी प्रजा में सत्यवादिता, दान और परोपकार जैसे गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। उसके बाद में पहला प्रश्न यह है, उपर्युक्त अनुच्छेद में अनुकरणीय शब्द से आपका क्या आशय है। अनुकरणीय शब्द से क्या आशय है। अनुकरणीय शब्द का अर्थ होता है अनुकरण करना, अनुकरण के योग्य। यदि कोई भी व्यक्ति अनुकरण करने योग्य है, जैसे आप कोई अच्छा कार्य करते हैं और उस अच्छे कार्य से प्रेरित होकर कोई दूसरा उसी कार्य को करता है, तो इसका मतलब है कि वो आपका अनुकरण कर रहा है। तो इसी को यहाँ पर आपको बच्चों लिख देना है। उसके बाद में जो दूसरा है प्रश्न, राजा हरिश्चंद्र ने अपने किन गुणों के कारण प्रजा में प्रसिद्ध हुए। तो जो राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे, वे उनके पास उनके जो गुण थे वो उनमें से सत्यवादिता, दान और परोपकार, ये गुण उनमें पाए जाते थे, इसीलिए वे बहुत ही प्रिय थे। अगला है, सत्यवादिता और परोपकार जैसे शब्दों के अर्थ लिखते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सत्यवादिता का मतलब है सच बोलने वाला, और परोपकार का अर्थ है दूसरों की भलाई करने वाला। तो इन शब्दों का आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि जैसे पहला हो सकता है, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध थे। उसके बाद में दूसरा अगर हमने लिखना चाहें वाक्य में प्रयोग, तो इस प्रकार लिख सकते हैं, हमें सभी के साथ परोपकार करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट जो कार्यपत्रक है वो हम बाद में लेकर के आएंगे, नेक्स्ट डे लेकर के आएंगे। और वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।